Students, today we will discuss about moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is a device which is used to detect or measure a small electric current flowing in the circuit. Principle of galvanometer. अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क एंड ड्यू टू दिस टॉर्क इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द फील्ड। तो जब ये टॉर्क काम करता है तो वो जो मैग्नेटिक करंट लूप है, रेक्टेंगुलर करंट लूप है, उस पर टॉर्क काम करता है और वो रोटेट होने लगता है। तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप और कॉइल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। इसका ये कंस्ट्रक्शन है जो डायग्राम में दिख रहा है। ये एक्चुअली केवल डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन इसका ऐसा नहीं, केवल हम इसके फैक्ट्स को समझने के लिए इस डायग्राम को यूज करते हैं। इसमें एक कॉइल सी है, ये यहाँ ये है कॉइल सी, ये जो आपको कॉइल के फॉर्म में दिख रहा है यही है कॉइल सी। और दिस कॉइल सी वाउंड ऑन ए नॉन मेटालिक फ्रेम, ये नॉन मेटालिक फ्रेम पर वाइंडिंग इसकी हुई है। इन जनरल ये है ब्रास। The coil is suspended between two poles of a permanent magnet, नॉर्थ और साउथ, इसी के बीच ये सस्पेंड कर दी गई है। With a movable torsion head by a strip of, ये जो मूवेबल टॉर्जन हेड है ये H, और यहाँ से ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी हुई है। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप acts as a path for the current to the coil and provides larger deflection on minimum torque. फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए या वायर के लिए इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो टॉर्जन कांस्टेंट होता है वो मिनिमम होता है। तो आगे जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो के कहाँ डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है और क्यों इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज लेते हैं। टॉर्जन कांस्टेंट का मतलब होता है कि टॉर्क डिफ्लेक्शन पर यूनिट टॉर्क। तो ये जो टॉर्जन कांस्टेंट है वो मिनिमम होता है, इसलिए हम इसी को यूज करते हैं। और ये दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये करंट पाथ के लिए भी यूज हो जाता है। तो एक ही वायर दो काम कर देता है। एक तो वो टॉर्जन कांस्टेंट मिनिमम होता है तो रोटेशन प्रोड्यूस करने में आसानी होती है कि थोड़ा सा भी टॉर्क मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर सर्किट में फ्लो होगी तो जो सर्किट है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। मतलब जो कॉइल है उसमें थोड़ी सी भी करंट फ्लो होगी तो कॉइल पर टॉर्क काम करेगा और उस स्मॉल अमाउंट टॉर्क जो NIAB sin थीटा होता है उससे जो कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये टॉर्जन कांस्टेंट फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के अलावा कोई दूसरा वायर हम यूज करते तो जो टॉर्जन कांस्टेंट है उसका वो लार्ज होता और फिर उसको उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत होती। इसके कॉइल का जो दूसरा एंड है, द अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड ए लाइट स्प्रिंग S, ये S है, इसके दूसरा एंड इस S से कनेक्ट होता है और ये S पहुंचकर ये वायर के थ्रू ये कनेक्ट हो जाती है टर्मिनल T1 से। दिस स्प्रिंग एक्सर्ट ए वेरी स्मॉल रीस्टोरिंग टॉर्क। इस स्प्रिंग का काम होता है कि जब कॉइल में डिफ्लेक्शन हो और फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाए तो ये इस कॉइल को फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाकर शिफ्ट कर दे। तो इसके लिए ये स्प्रिंग यूज करते हैं। ये इसका काम होता है रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना, वो भी स्मॉल अमाउंट का, कि कॉइल अपने पोजीशन पर आ जाए और
ये इस कॉइल के बीच में ये एक सॉफ्ट आयरन जो शेडेड पोर्शन है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है पूरा। ये फ्रेम के बीच में अटैच्ड है और ये प्लेन मिरर है, इसको बोलते हैं लैंप प्लेन अरेंजमेंट। तो इस प्लेन मिरर और लैंप, उसके हेल्प से हम इस यहाँ जो स्केल लगी हुई है जिसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, उस स्केल के डिफ्लेक्शन को हम रीड करते हैं। इसको बोलते हैं लैंप और प्लेन अरेंजमेंट। यहाँ जो और ये जो इंटायर सिस्टम है वो नॉन मेटालिक वुडन केस में रखा होता है ताकि उसमें एयर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना हो। जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी हुई है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, एंड दिस टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये होता है। अब चूँकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो थीटा होता है वो ऑलवेज 90 होता है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये इस तरह से, ये नॉर्थ साउथ पोल पीसेज होते हैं। तो ये नॉर्थ से फील्ड इधर आती है इनवर्ड आउटवर्ड, और फिर साउथ से इनवर्ड। तो ये नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। लेकिन ये जो बाहर फील्ड दिख रही है ये हर जगह रेडियल, मतलब अलोंग रेडियस। अलोंग रेडियस जब होती है तो जो सरकमफेरेंस होती है उस पर ये 90 डिग्री बना रही। किसी भी पॉइंट पर जो रेडियस और रेडियस वेक्टर और सरकमफेरेंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। इसी को यहाँ हम यूज करते हैं और ये होता है थीटा इक्वल टू 90। तो जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम टॉर्क हो जाता है NIAB, और इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है, जो टॉर्क उस कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है उसकी पोजीशन से। लेकिन अब जब कॉइल डिफ्लेक्ट होती है तो जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट होती है, और इस ट्विस्टिंग के कारण जो स्प्रिंग अभी हमने देखा कॉइल में ये लगी हुई है, इसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होती है। तो जब ये ट्विस्ट होती है तो इसके पास भी एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। और अगर हम टॉर्जन कांस्टेंट जो K मान लें उसका, तो जो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है वो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क बिल्डअप होगा। लेट इट इज टाउ डैश, देन टाउ डैश इक्वल टू K फाई। तो जो टाउ डैश है वो लार्जर डिफ्लेक्शन लार्जर रीस्टोरिंग टॉर्क, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब अपने पास दो टॉर्क हो गए। वन टर्म एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क which is due to current in the coil, and another one is restoring torque which is due to deflection produced in the coil and imposed by the spring। तो ये दो टॉर्क हो गए, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रीस्टोरिंग टॉर्क। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन या कंडीशन ऑफ कॉइल क्या होगा, टाउ इक्वल टू टाउ डैश मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल हो जाएगा। NIAB इक्वल टू K phi। Now I equal to K phi upon NA
B. Here I equal to K by N AB into phi. ये जो क्वांटिटी अंडर ब्रैकेट है K अपान N A B, ये टॉर्जन कांस्टेंट, ये जो अब ये इक्वेशन देखो तो एन आई ए बी इक्वल टू के फाई, आई इक्वल टू के फाई अपान एन ए बी, और ये जो आई है आई इक्वल टू के अपान एन ए बी इंटू फाई। तो ये जो क्वांटिटी अंडर ब्रैकेट है के अपान एन ए बी इंटू फाई, तो के अपान एन ए बी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, पूरे कांस्टेंट हैं। के टॉर्जन कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा कांस्टेंट है। इसको हम नया कांस्टेंट दे देते हैं आई इक्वल टू जी फाई, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। और इस गैल्वानोमीटर कांस्टेंट को जब हम यहाँ लिखते हैं तो नाउ जी इक्वल टू के अपान एन ए बी, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ था तो ये बराबर हो गया आई प्रोपोर्शनल फाई, मतलब जो करंट है वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। और यही हमारा पर्पस था कि फाइनली वी वांट टू सेंस द करंट इन ए कॉइल। हम अल्टीमेटली ये चाहते थे कि जो करंट है उसको हम किसी सर्किट में सेंस कर सकें, और वो यहाँ पर्पस सॉल्व हो गया। जो करंट है वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सर्किट में या कॉइल में लार्जर करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन लार्जर होगा, स्मॉलर करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन स्मॉलर होगा। तो हम यहाँ एक लीनियर स्केल ड्रॉ करके और फिर सर्किट में करंट को सेंस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। तो यूज़ ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही यूज करते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जो पर्पस होता है वो होता है कि जो टॉर्क हो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, तो इस टॉर्क में जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू को वो मैक्सिमम की रहती है हमेशा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मेंटेन रहता है। तो जो टॉर्क होता है वो मिलता है एन आई ए वी, और इस एन आई ए वी में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है कॉइल का वो केवल करंट पर डिपेंड करता है। एन ए और बी ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाते हैं, तो केवल करंट पर डिपेंड करता है, इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। The deflection of the coil is proportional to the current flowing through it when we use radial magnetic field. Hence, linear scale can be used to determine the deflection of the coil. तो केवल हम ये टॉर्क I के प्रोपोर्शनल हो गया, I फाई के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये जो स्केल हम ड्रा करते हैं मेज़र करने के लिए करंट, वो लीनियर स्केल ड्रा करके और मेज़रमेंट ले सकते हैं। यह है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का कॉन्सेप्ट केवल प्रिंसिपल। अब इसको अगर समराइज करें तो जो प्रिंसिपल है वो इजी है कि ये इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, एंड दिस टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और ये टॉर्क इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है ड्यू टू स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फिर अब और ज़्यादा उसे डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ट्विस्टिंग मैक्सिमम हो जाती है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है और दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होते हैं तो जो करंट है वो फाई मतलब डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाती है, और यही हम इस डिवाइस से चाहते होते हैं। यूज ऑफ गैल्वानोमीटर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। इट इज कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रजिस्टर पैरेलल टू इट, जिसे शंट बोलते हैं। इस लो रजिस्टर को हम पैरेलल में इसके कनेक्ट करते हैं तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज यूज्ड एज एन ओम मीटर बाई मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट। तो ओम मीटर के फॉर्म में भी ये कनेक्ट होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी यूजेज है। और अब इसके बाद अगले
टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर।